नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एप्स्टीन फाइल्स आ गईं और डोनाल्ड ट्रंप उसमें बुरी तरह घिर गए। अय्यासियों का पूरा पर्दाफाश हो गया। अक्सर आज के दौर के नेता जब फंसते हैं तो अपने देश के लोगों का ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उनको गुमराह करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसा दांव, ऐसा खेल शुरू करते हैं जिसमें सब उलझ कर रह जाए। भय और भ्रम, हम अक्सर जब मोदी जी की बात करते हैं कि मोदी के शासन का क्या आधार 12 साल से, तो दो ही आधार मिलते हैं, भय और भ्रम। इसके अलावा कुछ नहीं है, टू बी, भय और भ्रम। तो ट्रंप के पास एक बड़ा हथियार है, युद्ध। युद्ध के लिए हमेशा कोई ना कोई मोर्चा अमेरिका के पास तैयार रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, हमेशा तैयार रहता है, बस खाली उसमें शुरुआत कर देनी होती है, माचिस लगानी होती है, हमेशा सूत तैयार होता है, बारूदों वाला, वो धागा पटाखे का तैयार होता है। अब जो बड़ा बेड़ा है नेवी का, अमेरिकी नेवी का बड़ा बेड़ा, जंगी जहाजों का, युद्धपोतों का, वो ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने कि अगर जल्द से जल्द परमाणु डील के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाता है ईरान, तो युद्ध अवश्यंभावी है, तय है। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है पश्चिम के लिए। लेकिन उधर ईरान से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उन्होंने पसीना छुड़ा दिया है। ईरान से तस्वीरें आई हैं कि जहां जहां नातांज या जहां जहां भी वो बम रात में गिराए थे ना, फादर्स ऑफ ऑल बम्स, मदर्स ऑफ ऑल बम्स, डॉटर्स ऑफ ऑल बम्स, सारा बम फेल हो गया। वहां पर नया किलेबंदी, नई किलेबंदी बिल्कुल ईरान ने कर डाली। नई छत, नई दीवारें सब नजर आई हैं सैटेलाइट तस्वीर में। इजराइल से लेकर के और अमेरिका तक सब टेंशन में है वो तस्वीरें देख करके। मिसाइल का जो सेंटर है, मिसाइल का अड्डा, उसको भी फुल प्रूफ सिक्योर कर दिया गया है। और एक तरफ 2000 से ज्यादा मिसाइलें, दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा ड्रोन अमेरिका के स्वागत के लिए खामेनेई ने तैनात करवा दिया है, वेलकम करने के लिए युद्ध में। ऐसे हालात को समझने के लिए कि क्या हम अब जंग के मुहाने पर बिल्कुल खड़े हैं, और इस सबके बीच सऊदी अरब की क्या भूमिका है, उसने अद्भुत ही खेल खेला है। एक सीक्रेट मीटिंग में अमेरिका को कहा कि अब जरूरी है जंग करना, नहीं तो ईरान समझेगा ये डर गए। और दूसरी तरफ कहा हम अपना एयर स्पेस बंद करेंगे, उसमें से जाने नहीं देंगे, वहां से नहीं अटैक करना है। तो ये सऊदी का क्या खेल है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ आज हम भाऊ हैं, लेकिन एक खास हमने मेहमान और जोड़ा है। वाहिद नसीम साहब हैं, ये पत्रकार तो ही हैं, उसके साथ साथ ये मिडिल ईस्ट से लेकर के और इस्लामिक वर्ल्ड की सारी कलाकारियों को समझने वाले कलाकार भी हैं पत्रकार के साथ। तो ये बेहतर बताएंगे कि क्या क्या कलाएं वहां पर और कलाबाजियां हो रही हैं। स्वागत है वाहिद भाई, बहुत स्वागत है। जरा हेडलाइंस से शुरू करते हैं और फिर चलते हैं मिडिल ईस्ट का दर्शन करते हैं वाहिद भाई की आंखों से, आज उनकी नजरों से। तबाह जी। हुए परमाणु ठिकानों पर ईरान की नई किलेबंदी, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई अमेरिका और इजराइल की टेंशन। क्यों टेंशन बढ़ी है, जरा भीतर चलते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान ने नातांज और इस्फहान में क्षतिग्रस्त ढांचों के ऊपर नई छतें बनाई हैं। यह निर्माण कार्य पिछले साल इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए भीषण हवाई हमलों के बाद पहली बार देखा गया है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी द्वारा जारी इन हालिया तस्वीरों ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच बड़ी हलचल मचा दी है। सब युद्ध की जड़ यही है, और यहां पर ईरान समझौता नहीं कर रहा है। तो इसको आप समझिए, अगर बहुत मतलब सीधा सपाट समझना है कि युद्ध की जो भी आशंकाएं हैं, उसकी वजह क्या है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और वहां पे वो समझौता नहीं कर रहा है, इधर तुम धमकी दो, तुम यहाँ पर टॉमहॉक तैनात करो, हम इधर छत बना रहे हैं। चलो आगे चलो भैया, आगे बढ़ाइए।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर है कि तेहरान इन नई छतों के जरिए हमलों के बाद बचे संवेदनशील परमाणु संसाधनों को छिपा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नातांज में संवर्धित यूरेनियम और कीमती उपकरणों को मलबे से सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ईरान ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में आने से रोक दिया है, जिससे निगरानी भी कठिन हो चुकी है। और आगे चलिए, ईरान न केवल परमाणु ठिकानों बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर भी काम बहुत तेज कर चुका है। तेहरान के पास स्थित पालचिन सैन्य परिसर में तालेगान 2 नामक स्थल को अब फिर से विकसित और मजबूत किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थल अब पहले के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली और बाहरी हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। अब परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु ठिकाना उधर, इधर बैलिस्टिक मिसाइल, और मिसाइलें ही ईरान की हैं जिसने पिछली बार छक्के छुड़ा दिए थे इजराइल के, सब हवा निकल गई थी। अब अगली हेडलाइन पर आइए, फिर अभी चलते हैं चर्चा में। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ड्रिल से बढ़ी टेंशन, अमेरिका ने दी चेतावनी। ये खबर है, होर्मुज स्ट्रेट में जो है ड्रिल के लिए ईरान ने ऐलान किया, तो अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भाई ये तो अब गड़बड़ कर रहे हो आप, और उकसावे काम कर रहे हो, युद्ध तो वैसे ही मुहाने पे है और आप और उकसा रहे हो हमें। तो इसका मतलब ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं जाते नजर आ रहा है। अगली खबर भाई, ये सारे पहले लक्षण दिखा दिए जाए, फिर बीमारी समझेंगे, इलाज जो है अभी। मिडिल ईस्ट में गूंजेगी टॉमहॉक मिसाइलें या खामेनेई का खात्मा, ईरान के खिलाफ ट्रंप के तर्कस में 3 तीर। अब ये तो गिनते रहिए, 3 तीर 4 तीर, हम गिनवा देते हैं 3 तीर किसकी बात मीडिया कर रहा है। ऊर्जा नाकाबंदी, वेनेजुएला मॉडल का दोहराव, जैसे वेनेजुएला मॉडल था वहां का, बिल्कुल उसके ऊर्जा के व्यापार को, मतलब जो तेल का व्यापार था, सबको बिल्कुल रोक दिया था। वैसे ही अब नेवी तैनात है, तो ये कहा जा रहा है कि नेवी के जरिए जो उसके कुछ हैं तेल के टैंकर्स वगैरह जो खरीद बेच कर रहा है, उनको भी रोक करके और पूरी तरह से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कोलैप्स कर दे, वेनेजुएला वाली स्थिति में ले आए। दूसरी, आईआरजीसी और सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, इन पर और जो बाकी सैन्य ठिकाने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी ताकत खत्म कर दें। और तीसरा, पूर्ण युद्ध और सत्ता परिवर्तन की रणनीति, पूरी तरह मतलब जो पूर्ण युद्ध होता है उसमें चले जाएं और फाइनली सत्ता परिवर्तन हो जाए, अपने मन माफिक वहां बैठा दिया जाए सरकार, जैसे इराक वगैरह में किया था, इराक वगैरह वाला वही मॉडल ईरान के साथ। अगली हेडलाइन पर आइए, ये सारी जो चल रही है चर्चाएं वो है, सऊदी ने ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका को उकसाया, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई सीक्रेट मीटिंग। तो इसके अंदर चलते हैं क्या हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान पर संभावित अमेरिकी स्ट्राइक और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर था। और यहीं पर ब्रीफिंग में जो है सलमान जो है जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं वो भी थे। चलिए लाइए अगला, लाइए बढ़िए, जरा इसको बढ़ाइए। प्रिंस खालिद यहाँ पर थे। प्रिंस खालिद ने बंद कमरे की बैठकों में कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ईरान को यह संदेश जाएगा कि वह दबाव के बावजूद बच सकता है, इससे तेहरान का हौसला बढ़ेगा और वह क्षेत्र में और आक्रामक रुख अपना सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव भड़कने का खतरा है। अब चलिए फॉक्स न्यूज जरा दिखाइए। यहाँ कहा कि उसका मन बढ़ जाएगा, सीधा सीधा समझे। अब यहाँ क्या है, सऊदीज वोंट लेट द यूएस यूज इट्स बेस और एयर स्पेस फॉर एन अटैक ऑन ईरान, सीनियर गल्फ ऑफिशियल्स रिवील्स। उधर कहा कि भाई मन बढ़ जाएगा अगर छोड़ दोगे, और इधर कहा कि हम अपने जो हमारे देश में सैन्य अड्डे हैं या एयर स्पेस है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे ईरान पर अटैक की। ये सऊदी का खेल। चलिए नेक्स्ट, ईरान की ओर बढ़ रहे जंगी युद्धपोत, वेनेजुएला ऑपरेशन से भी बड़ा प्लान, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली। आगे बढ़िए। जो जो है मैसिव आर्माडा कहा जा रहा है, उधर बढ़ाया गया। मैसिव आर्माडा का होता है नौसेना का बड़ा बेड़ा, मतलब
एक साथ पूरा का पूरा बेड़ा बढ़ रहा हो, वही है। इसमें अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें कई मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये सब अरब सागर में तैनात हैं। ट्रंप ने कहा है, अभी सुनवा देते हैं, कि रेडी, विलिंग और एबल है। हाल में यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक इजराइल के इलात बंदरगाह पर पहुंचा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और कई जहाज तैनात हैं। पूरा का पूरा इजराइल भर दिया है सैनिकों हथियार से। सुनवाइए ट्रंप को। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. लार्ज आर्माडा ये ईरान की तरफ बढ़ रहा है, यही बाइट में इन्होंने बयान में बोला है। पहले चलते हैं वाहिद भाई के पास। वाहिद भाई, क्या है अपडेट ईरान और अमेरिका के बीच जंग में? अब क्या माना जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या अभी भी अमेरिका बैकफुट पर चला जाएगा सारे दबाव के बीच? असल में आशीष जी, ये जो हम कॉमन जियोपॉलिटिक्स विश्लेषण या फिर हम कॉमन बातचीत जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये असलियत से इसलिए दूर है क्योंकि भू राजनीति में असल सिचुएशन धार्मिक स्टैंड की भी है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं करते और वक्ती तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम ये युद्ध होगा कि नहीं होगा इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। खैर, मैं लंबा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भाव भी हैं, पर जड़े आपको बता देता हूँ। देखिए, युद्ध जो होगा वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, एक अटैक होगा, एक ऑपरेशन टाइप का ही होगा। असल मुद्दा है रिजीम का चेंज करना। रिजीम चेंज करने की कहानी क्या है वो समझना जरूरी है, जिसमें सऊदी अरब पर जो आपने खबर ली है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि असल में सऊदी ऐसा क्यों चाहता है। ईरान की तरफ से जब से मैं कहूंगा 1969 की जो इस्लामिक क्रांति के नाम से आयतुल्लाह खamenei साहब जो हैं वो आए और आकर जिस तरह का यहाँ पर एक मिशन शुरू हुआ, तो उस मिशन में एक धर्म युद्ध इस तरह से शुरू हुआ कि जो शिया कम्युनिटी है वो उनका ये मानना है कि हम लोग जो है वो बेसिकली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी हैं और काबे पे हक बेसिकली या तो किसी का नहीं होना चाहिए या फिर हमारा ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब का ये मानना है कि हमने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त उस टाइम पर बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद हमने तलवार के दम पे इसको एक देश बनाया और इस पे कंट्रोल सिस्टम हमारा ही होगा। तो दोनों की जो लड़ाई है वो इस्लामिक सेंटर यानी हिजाज पहले इस देश का नाम हुआ करता था इस्लामिक हिस्ट्री में, जिसे आज सऊदी अरब का एक पार्ट मानते हैं जहां मक्का मदीना है। हिजाज पर बेसिकली ये पूरी दुनिया को, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या किसी भी मसलक से हो, सबके लिए काबा मक्का मदीना दोनों महत्वपूर्ण है। अब ये जो लड़ाई है इन दोनों की वो एक धार्मिक वर्चस्व की है, यानी उसके कंट्रोल सिस्टम की है, और ये कंट्रोल सऊदी अरब की चिंता इसलिए अपनी जगह पर है। मैं तमाम आपके दर्शकों को, मेरे देखने वालों को एक गुजारिश करूंगा कि मुस्लिम शिया सुन्नी के मसलक से बाहर निकल के मुझे सिर्फ भू राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर धार्मिक कहानी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो अंजाम होने जा रहा है वो विश्लेषण बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये है मसला कि अगर ईरान को ताकतवर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब सऊदी अरब को अपने अपने वजूद का, अपने मुस्लिम पूरे 57 देशों के डोमिनेशन का खतरा महसूस होता है। अगर ईरान ताकतवर, अब इसकी एक्टिविटी भी आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि आपके कुछ अलग कमेंट भी आ सकते हैं, मगर मैं वो भू राजनीतिक सिचुएशन समझा रहा हूँ आशीष जी, जो अभी तक भारतीय मीडिया ने कभी इसकी चर्चा नहीं की होगी, वो आपको बता रहा हूँ। दरअसल ईरान ने क्या किया है, ईरान ने गाजा को आजाद कराने के लिए, फलस्तीन को आजाद कराने के नाम पर एक पूरा का पूरे जिसे पश्चिमी जगत पश्चिमी जगत ऑक्टोपस कहता है, यानी आतंकवादियों के बहुत सारे हाथ। तो ये यहाँ हुआ क्या है
कि ईरान के जो इनकी तरफ से जिहादी या फिर इनके फौजी संगठन या फिर IRGC, ये सब जितने नाम ईरान दिए जाते हैं ईरान की तरफ से, आपने देखा होगा कि उनकी एक्टिविटी इराक में आखिरकार अपने लोगों का कब्जा हो गया, और यमन में जो है वो सऊदी समर्थित सरकार का तख्ता पलट करके हुतीस का कब्जा हो गया। फिर सीरिया के अंदर पहले से ही जो है वो बशार अल असद का, जबकि सुन्नी बहुल इलाका है, मगर वहां जो है बशार अल असद का कब्जा था। तो मात्र 30 लाख, 25 लाख और 50 लाख वाले देश 4-5 बचे थे सुन्नियों के गल्फ में, जिन्हें आप बहरीन, कतर और आप UAE और कुवैत और सऊदी अरब कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा, इसकी तरफ भी ये सब चीजें बढ़ रही थी। नाम था कि गाजा आजाद कराना है, फलस्तीन आजाद कराना है, और जो यहाँ पर सुन्नी हुकूमत वाले देश थे वो ईरान के समर्थकों के हाथ में चले जा रहे थे। तो इस लड़ाई को ना कोई चर्चा करेगा, ना कोई बात करेगा। क्या इजराइल पर, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोग सर्च करें, जज्बात ना दिखाएं, ये समझें कि जो अदालतों में और एविडेंस के साथ में इजराइल के अंदर नेतन्याहू पर जो इल्जाम लग रहे हैं वो ये हैं कि नेतन्याहू ने कतर के जरिए फंडिंग करके हमास को पैदा किया और उनको फंडिंग करके ताकतवर बनाया। उसमें खेल क्या था वो तो लंबी कहानी है, फिर कभी किसी एपिसोड में। मगर फिर बात यह है कि अगर हमास को ताकतवर बनाने में खुद इजराइल का रोल था तो ईरान ने क्या किया था। और आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह जब हमला कर रहा था इजराइल के ऊपर, यमन, ये भी लबनान भी जो है वो बेसिकली ईरान समर्थकों के हाथ में ही है, तो था अभी तो क्या कहना। मगर जो हिजबुल्लाह था, यानी इजराइल उनके 3 दिन लगातार तगड़े हमलों में 70% जमीन के अंदर चला गया। अचानक एक समझौता हो गया। वो समझौता क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। मतलब किसने समझौता किया, ईरान ने समझौता किया या फिर हिजबुल्लाह ने समझौता किया, मगर युद्ध शांत हो गया, वो गायब हो गए स्क्रीन पे से। इसी तरीके से अचानक जो है सीरिया के अंदर से जो ईरान समर्थित लोग थे वो वैकेट कर गए वहां से, जो है बशर अल असद भी रशिया पहुंच गया, और अचानक जो है वो एक नए डिक्लेयर आतंकवादी अल-शरा, जो जिस पर इनाम था बहुत बड़ा, अल-कायदा का जो लीडर था, आतंकवादी, उसे पूरा पश्चिमी जगत और डिक्लेयर आतंकवादी था, उसको वहां का राष्ट्रपति बनाकर उस पे से पाबंदियां हटा ली गई। तो कुल मिलाकर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सऊदी अरब एक ये चाहता है कि ये इजराइल को खतरा नहीं है, इजराइल के पास परमाणु बम है, अगर ईरान वहां परमाणु बम मारेगा तो इजराइल भी परमाणु बम मार देगा, तो वो उसे परमाणु बम हटाने हैं बेसिकली सऊदी अरब के लिए। यानी अगर ईरान, जबकि आप ये बात देखेगा कि जिस परमाणु बम को हटाने की अमेरिका बात कर रहा है, 1971 में 69 में जो है इन्होंने ही तो दिया था, अमेरिका ने ही तो परमाणु बम दिया था। परमाणु भट्टियां किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी ईरान को। ईरान के समर्थित हुकूमत चली, इराक के साथ युद्ध हुआ, वहां पर जो भी फैसला हुआ उस पर नहीं जाते हैं। तो ईरान तकनीक देने वाला, परमाणु देने वाला खुद अमेरिका था। 52 परमाणु बम नाटो के तुर्की में भी रखे हुए हैं। तो ये जो असल सिचुएशन है कि परमाणु हटाना है, ये नौटंकी है। परमाणु नहीं हटाना है, ये रिजीम हटाना है जो धार्मिक तौर पर पूरी दुनिया में अपनी सत्ता चाहता है, न कि उससे सऊदी अरब अपना खतरा महसूस करता है। तो उसे अपना जो खतरा है, और ये खतरा वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि उसके हाथ से लीबिया गया, उसके हाथ से सूडान में जो है गड़बड़ चल रही है, उसके हाथ से यमन चला गया, उसके हाथ से, जबकि बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट और अदन की खाड़ी सऊदी अरब के तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब हुतीस का वहां कब्जा हो गया, जब आपको याद होगा कि आरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो दुनिया की भी नंबर 1 कंपनी मानी जाती है, हुतीस ने उस पर भी मिसाइल मारी थी, हमले किए थे, जहां से आपको याद रखना होगा कि ट्रंप को, इससे पहले ट्रंप ही था, मगर उनको अपने वो लेके भागना पड़ा था वहां से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, कि थार्ड और पैट्रियट सिस्टम जो रक्षा करता था सऊदी अरब की, उन्हें हटाना पड़ा था, क्योंकि हुतीस के मिसाइल आरामको पर जाकर लगे थे। तो कुल मिलाकर अब ये चाइना और रशिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये ईरान को ऐसे ही अलग थलग नहीं छोड़ा जा सकता। मैं प्रैक्टिकल सेंट्रल एशिया से लौटा हूं, भाव को भी पता है, आपको भी पता है। तो सेंट्रल एशिया से लौटा हूं, वहां का 27 देशों का, जहां दुनिया पैसा इन्वेस्ट कर रही है, रशिया के लोग कर रहे हैं, यूरोपियन कर रहे हैं, और एशिया ग्रो कर रहा है। और ग्रोथ इतनी है सेंट्रल एशिया की कि भारत में पिछले साल में 8 रुपए से ज्यादा डॉलर के रेट हाई हुए हैं, और सेंट्रल एशिया में एक साल में 9 रुपए से ज्यादा नीचे आया है डॉलर। तो ये जो स्थिति चल रही है, इसे रोकने का एकमात्र, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है ज्यादातर, उन लैंडलॉक कंट्रियों में हॉर्मुज जो
जल डमरू है, उसी के रास्ते बंदर अब्बास से या जो भारत की बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जो छोड़ दी मोदी जी ने, वो बहुत गलत तरीके से छोड़ी गई है चाबहार। तो वो ये उसके बगैर हम लोग जो पूरा साउथ एशिया है वो सेंट्रल एशिया से जुड़ता ही होर्मुज के थ्रू है। यहाँ से आपको 23 दिन और 20 दिन लगते हैं माल पहुंचाने में, और अगर आप ये रास्ता छोड़ देते हैं तो 65 दिन में माल पहुंचता है। तो आधी चीजें तो 65 दिन में खराब ही हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि होर्मुज वाली लोकेशन, ईरान की पोजीशन, दो महाद्वीपों को, एक महाद्वीप के दो हिस्सों को जोड़ना, यानी साउथ एशिया को और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का रास्ता वही है। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से महत्वपूर्ण ये है कि वहां एक लिबरल, एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से खुली जहन वाली हुकूमत वहां पर आए, जिससे देशों की कनेक्टिविटी भी जुड़े। इस पर भी मैं आपको बता दूं कि रशिया लाख कह रहा हो कि हम ईरान की हिफाजत करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, चाइना करेंगे। जिस तरह सऊदी अरब की सहमति है कि एक ऑपरेशन होना चाहिए, इन अंदर खाने रशिया की भी सहमति है, चाइना की भी सहमति है। वो ईरान को खतरे में नहीं डालेंगे, मगर इस रिजीम के फेवर में मुझे नहीं लगता। मेरा पूरा विश्लेषण आपको पता, मैं सेंट्रल एशिया से ही रशिया तक होकर ही आया हूं, अभी लौटा हूं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि यहाँ सिचुएशन ये है आशीष जी, एक युद्ध या एक ऑपरेशन, या फिर वो खुद रिजीम छोड़ दें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। परमाणु एक नौटंकी है। परमाणु उनके पास पहले अमेरिका ने दिया था, अब उसको रशिया और चाइना डेवलप में मदद करते हैं। तो ये कोई परमाणु खत्म करना है या इजराइल को खत्म करवाना है, ये सब नौटंकी है। इजराइल को ईरान से कोई खतरा नहीं था जब तक, और ये एक बात अधूरी रह जाएगी आपके दर्शकों के लिए, लंबा कर दिया मैंने पर फिर बता दूं। बाल्फोर डिक्लेरेशन में सऊद खानदान और इवन ईरान की उस वक्त की सहमति, और पश्चिमी जगत ने इजराइल को आजाद किया था, बनाया था इजराइल को। उस डिक्लेरेशन में, बाल्फोर डिक्लेरेशन में, सऊदी अरब और इजराइल का जन्म साथ साथ हुआ था, क्योंकि ऑटोमन अंपायर से तोड़े गए ये हिस्से, ये 40 टुकड़ों में बांटे गए थे। इसमें ईरान की उस वक्त सहमति थी, और जिस कागज पर इजराइल बना था उसी कागज पर सऊदी अरब बना था। तो सऊदी अरब पहले कोई देश नहीं था। ये बेसिकली इसके 1924 में बनाया, आपको पता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सऊदी अरब नाम का कोई देश धरती पे नहीं था। 3 इलाकों को मिला के, जो नजद का इलाका था, हिजाज का इलाका था, और थोड़ा हिस्सा यमन का लेके सऊदी अरब बनाया गया था। तो ये जो सिचुएशन है भू राजनीतिक सिचुएशन की, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सऊदी अरब या सुन्नी जगत पूरा, चाहे तुर्की हो या फिर जिस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, अगर ये रिजीम जो बैठा है ये रहता है, इससे इजराइल को कोई खतरा अगर होता तो हो जाता। जब तक इजराइल ने खुद ईरान के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर हमले नहीं किए, तब तक पूरा ईरान, आपको देखा होगा, आप कहता रहा आप अंदर मत जाना गाजा में, ये मेरी रेड लाइन है, हमले मत करना, ये मेरी रेड लाइन है, टैंक मत चलाना, ये मेरी रेड लाइन है, इसको मत मारना, वो मेरी रेड लाइन है। जबकि इस्माइल हानिया को खुद ईरान के अंदर मार दिया गया, ईरान ने तब भी कुछ नहीं किया। तो बेसिकली, माफ करना, बहुत लोग गाली दे सकते हैं, आपसे भी नाराज हो सकते हैं, पर ईरान कि ये सिर्फ एक नौटंकी है और उसका टारगेट ही सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब का भी टारगेट सिर्फ ईरान ही है। तो कुल मिला के एक मुस्लिम डोमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरा वर्ल्ड, आई थिंक, मुझे लगता है सहमत हो चुका है, और ये रिजीम का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिमूव किया जाएगा। तो अब युद्ध होगा या ऑपरेशन होगा, आपके दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं। कोई और सवाल हो तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल, आप पे आता हूँ भाव से समझने। बिल्कुल रिजिम चेंज की बात। देखिए, उन्होंने तीन कंडीशन रखी थी। एक तो आप न्यूक्लियर, आपका एक्टिविटी बंद कर देंगे जो संवर्धन हो रहा है वहां पे यूरेनियम का। दूसरा उनका डिमांड था कि आप बैलिस्टिक मिसाइल एक लिमिट में रखेंगे, ज्यादा उसका एक नंबर फिक्स होगा। और तीसरी है कि हमास से लेके हुती तक जो लोग, जिन संगठन को आप मदद करते हैं, उनकी मदद बंद करना, जो बात वाहिद भाई ने ऑलरेडी रेखांकित की हुई है। सवाल ये है कि ये पोजीशनिंग बहुत दिनों से चल रही है। ईरान के ऊपर डीप स्टेट के ईरान में हुआ डेफिनेटली, और ईरानियन गवर्नमेंट ने उसको काफी हद तक कंट्रोल करने की बात करी। बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत लोग अरेस्ट किए गए। और अमेरिका ने जैसा यूक्रेन को भी बोल दिया कि हम साथ है, समय आने पे कितना साथ दिया ये सारी दुनिया जानती है, और यूक्रेन सफर कर रहा है। वैसे अमेरिका लगातार
वहां से कह रहा था कि हम आपके लोगों के साथ है, आप आंदोलन बनाए रखे, आप आंदोलन बनाए रखे। लेकिन फिर आंदोलन को जो जिस हिसाब से इतने लोग मरने के बाद भी ईरान अपनी एक पोजीशन लेके बैठा है, सऊदी की पोजीशन बिल्कुल सही है। अब ईरान लगातार धमकी दे रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हो, तब से आप ये कह रहे हो कि भैया अब्राहम लिंकन निकल चुका है, आर्माड निकल चुका है और इतना बड़ा बेड़ा है, और जो हमने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया उससे कई गुना बड़ा ऑपरेशन होगा। इसके पहले बिल्कुल ये बात भी नोट करो, मैं वाहिद भाई के बिल्कुल समर्थन में हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब जो बड़े बम गिरवाए गए थे परमाणु तथाकथित परमाणु जगह पे, उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया था। ईरान ने भी जो अमेरिका का बेस था उसके ऊपर मिसाइलें दागी थी, लेकिन उसका रिएक्शन अमेरिका ने कुछ नहीं दिया, ये बोल के छोड़ दिया कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि वो रिटेलिएट करते हैं। ईरान की अपनी एक राजनीति है। अब इन्होंने यदि वहां रिजिम चेंज करना है तो वो कितना उठाव वहां कर सकते हैं। इजराइल, क्योंकि इजराइल अल्टीमेटली ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, वो लंबे दौर तक कितना एक दूसरे का नुकसान, क्योंकि इस बार ईरान और इजराइल का नुकसान काफी हुआ, और इजराइल में शायद मुझे लगता है कि इतना नुकसान पहले किसी युद्ध में इजराइल का हुआ नहीं, जितना मिसाइल्स, और ऐसे ऐसे मिसाइल दागे गए कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई कि ईरान के पास ये भी मिसाइल्स है। और ईरान ने उसके बाद और छर्रा छोड़ दिया कि हमारे पास तो इससे भी बड़े बड़े मिसाइल है, समय आने पे दागेंगे। तो कुल मिलाकर, लेकिन एक जो स्टार्टिंग ओपनिंग में आपने कहा और जो हेडलाइन भी दिखाई थी, जो मटेरियल लीक हुआ है, और जब राष्ट्रपति के अब इमेज पे बात आ गई है, हालांकि दो लाइन ऑफ थिंकिंग है मेरी आज अमेरिका ही, क्योंकि वहां पे बहुत देर रात हो गई, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो अपने फोन पे बेचारे उड़ जाते हैं। तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या ये आदमी पहले भी इस मामले में कई बार पकड़ा जा चुका है, इसको तो सजा भी हो चुकी है। अब बोले अब इसका और क्या बेइज्जती हो जाएगी, और अब ये तो कॉमन हो गया। भाई क्लिंटन साहब ने तो, चलो जिसका आपने सुबह के शो में जिक्र किया था लेविंस्की का, तो उसमें तो ये हुआ कि चलो वो तो क्या कहते हैं उसको, एक तो वो बालिग थी और दूसरी बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज थी, एक रेडी थी। बाद में उसने कहा कि मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, वैसा हुआ। इट वाज कंसेंसस के साथ थी। लेकिन ये जो इसके ऊपर जो आरोप है, ये बाकायदा एक नाबालिग लड़की का शोषण है, और उस लड़की ने साथ नहीं दिया, उसने काटा इसको काटने के बाद इसने मारा उसको। ये वो रिपोर्ट कहती है कि ये और एक आदमी का घिनौना चेहरा दिखता है। ये बेसिकली साइकिक केस है, ये मनोरुग्ण है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार करना, उनको पीटना, ये स्वस्थ इंसान की ये नहीं है। महिलाओं के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती करना और छोटी छोटी बच्चियों पे करना, कम उम्र की लड़की को करना, और ये एक फैशन है शायद ये। और इसीलिए जो लगातार हो रहा था वो यही सामने आया कि भाई उस आइलैंड पे क्या था, एप्स्टाइन की आइलैंड पे क्या था, यही नाबालिग लड़कियों का ही खेल था। हाँ, पूरा वहां पे 10 साल 12 साल कुछ 12 साल। तो ये कैसा अमेरिकन सोसाइटी इसको लेती है, वो देखना है। ये इसके ऊपर व्यभिचार के पहले बार आरोप नहीं, कई बार लग चुके हैं, सजा तक हुई है, इसको छोड़ी इस बात को। लेकिन ये जो आरोप है वो एक घिनौने किस्म के आरोप है। तो इसका कैसा रिएक्शन करेगा समाज, और क्या, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें, इसके दामाद भी पकड़े गए हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए जब कच्चा चिट्टा खुलता है तो बहुत खुलता है। इसके दामाद का बाप भी कैसा भ्रष्टाचार में लिप्त था, और कैसा इजराइल का एक कट्टरपंथी संगठन के साथ कैसे संबंध है। इजराइल के हाथ में आप खेल रहे हो क्या अमेरिका इजराइल के हाथ में खेल रहा है। ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल का जवाब यदि आपको नहीं देना है तो आप फोकस चेंज कर सकते हैं, और फोकस के नाम पे एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है ईरान पर। बात हो रही युद्ध की, ईरान रिटेलिएट करेगा, लेकिन वो इन्होंने घेरा इतना ज्यादा बड़ा है इनका, और उन्होंने कहा कि वो ज्यादातर रेजिम चेंज करने में इंटरेस्टेड है। और ये बात भी सही है
वाहिद भाई ने बहुत सारी बातें कही भाऊ। रिजिम चेंज हाँ। पे मैं एक बात में, मेरा शुरू सवाल रहा है और आज भी है। रिजिम हम्म। चेंज बहुत सारे लोग कह रहे हैं होना चाहिए सऊदी अरब के हिसाब से। मैं न सऊदी अरब में खड़ा होकर के रिजिम चेंज देखना चाहता हूं, न पाकिस्तान में, न जो है अफगानिस्तान में, न टर्की में, न रूस में, न चीन में। मैं रिजिम चेंज को भारत में खड़ा होकर देख रहा हूं। और 1979 में, 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले की रजा पहलवी की, मतलब जो पहलवी सरकार थी, शासक थे, वो खुलेआम भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक थे, खुलेआम। 1965 की जंग में लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है, जैसे इस बार टर्की ने और अजरबैजान ने किया है, वैसे ही 1965 की जंग में पाकिस्तान को पहलवी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। उस रिजिम चेंज को हम भारत में बैठ के देखें तो कैसे देखें? ठीक है, अमेरिका अपना हित देख रहा है, सऊदी अपना देख रहा है, इजराइल अपना नहीं देख रहा है, तो हम भी देखिए, दुनिया में है ना। नहीं नहीं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो भारत, हम सिर्फ देख सकते हैं और बोल सकते हैं। हमारी सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नतमस्तक हो गई है, अमेरिका में नतमस्तक हो गई है। बड़े मुश्किल से अभी ये यूरोपियन ये किया है, एग्रीमेंट किया है। लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका को हमने आंखें दिखाई। कहाँ आंखें दिखाई? हम रशिया से तेल का परचेज बढ़ाएं, समझ में आ जाएगा कि हमने अमेरिका की आंखें दिखाई। वेनेजुएला से अमेरिका, खरीदने जा रहे हैं, डन हो गया। हाँ, वेनेजुएला से आप खरीदने जा रहे हो तेल, जो अमेरिका जहां से तेल खरीदने के लिए बोल रहा है वहां से आप तेल खरीद रहे हो। और ये एफटीए, चलो ठीक है, अपना हो गया एग्रीमेंट, 2027 में लागू होगा। जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा फुल फ्लेज 2027 में लागू होगा। 2027 के पहले जमुना में बहुत पानी बहना है। उसके बाद क्या यूरोपियन यूनियन बैकट्रैक होगा? क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ देगा? कई चीजें देखनी है। उसके बाद हमारे यहाँ के गुड्स क्या होगा? आज ही कल मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी ये बजट सेशन में जो हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनके एसोसिएशन ने एप्लीकेशन दी है, गुहार लगाई गवर्नमेंट से कि बाहर से आयात होने वाले इक्विपमेंट पे आप ड्यूटी बढ़ाओ। यदि वो इक्विपमेंट हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। आज हम कहते हैं कि भाई जब गाड़ियां आने लगेगी, कि आपको लगता है कि क्या गाड़ी हमारे यहाँ आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी बूम कर रही थी? बूम ही कर रही थी ना। सारे विदेश के लोग अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस कर रहे थे क्योंकि यहाँ डिमांड बड़ी थी। कल उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस से सीधा यहाँ माल आने लगेगा तो फिर हमारे यहाँ क्या करेंगे? सवाल वो है। कई चीजें हैं टेक्सटाइल में, हम बोलते हैं। एक और डर है जो काफी एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को लिख के दिया है, क्योंकि अभी बजट में क्या क्या दिया, तो उन लोगों की तरफ से सरकार तो बताती नहीं कि आपको क्या मिला है। जब लोग सरकार को कुछ एप्लीकेशन देते हैं और मार्केट में मीडिया में आती तब पता पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई प्रोडक्ट होंगे जो यूरोप, चाइनीज माल यूरोप के रूट से आएगा, आपके पास क्या है उसका पकड़? यदि चाइनीज कंपनी ने यूरोप में बेस बना के माल बेचना शुरू कर दिया तो आप क्या रोक पाओगे उसको? नहीं रोक पाएंगे। जब भी हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर आप दोगे तो ये डंपिंग ग्राउंड हो जाएगा। पता नहीं, हो सकता है चाइना के ही लिए ये हुआ हो यूं से। यही भी हो सकता है। फाइनल आखिरी सवाल में जो है वाहिद भाई से, विदेश नीति, फिर मैं आता हूं तो विदेश नीति पे तो हम जितना कम, भाई हमको तो पता है हमारा साथ किसने दिया। ईरान ने हमारा साथ दिया। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को लताड़ा जम्मू कश्मीर को लेके। ठीक है, अभी की रिजिम, हम तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन क्या हम उससे तेल खरीद पा रहे हैं? क्या हम ईरान को किसी मदद करने की स्थिति में हैं? ईरान ने हमारा स्टैंड लिया, हमने ईरान को क्या दिया इन रिटर्न? रशिया ने हमको स्टैंड दिया हमेशा, रशिया को रिटर्न में हमने क्या दिया? हम चाइना के लिए मार्केट खोल रहे हैं। हमने चाइना के लिए, कंपनियों के लिए जो बैन लगाता है, बैन उठा दिया। बैकडोर एंट्री से सरकार इतनी काम करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाते नहीं है। हमारा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर जगह हम सरेंडर है। चाइना में हम सरेंडर है, रशिया में हम सरेंडर है, अमेरिका में हम सरेंडर है। नहीं, सरेंडर क्या, इसी ईरान के साथ आज से 8 साल पहले $18 बिलियन का ट्रेड था। मैं ये कह रहा हूं, हमने जो बंदरगाह छोड़ा वहां पे, सरकार झूठ बोलती है।
सरकार ने झूठा स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 6 महीने का एक्सटेंशन है, अप्रैल तक है हमारे पास। तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों हटाए? मैं आपने खोलना वेबसाइट नहीं से चीजें क्यों हटाई? एक जहाज का मसला है जो इजराइल के कहने पे बंदरगाह पे पहुंचा था, वो मसला बड़ा खतरनाक था, मैं देश हित में खोलूंगा नहीं। मामला कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। हाँ। तो कई चीजें हैं आशीष जी। तो ये लोग तो, हमने यदि उस बंदरगाह के लिए हम अड़े रहते, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहां पे, टैक्स पेयर्स का मनी लगा है भाई, और वो भारत के व्यापार के लिए निहायत जरूरी है। वो तो भारत के लिए कहां कहां तक, खाली अच्छा, दूसरी बात, नहीं, भारत का वो बंदरगाह हमारे हाथ से जा रहा है या गया, और चाइना उसी के पास, चाइना उसी से 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर पे दूसरा बंदरगाह बना रहा है। तो चाइना के लिए पूरी फैसिलिटी है। ग्वादर 80-85 पे ग्वादर है, और उस ग्वादर पे पाकिस्तान दोस्त होते हुए भी अमेरिका कभी पाकिस्तान को नहीं बोलता कि चाइना कैसा आ रहा है। सारे कंपल्सन भारत पे ही है। इसी पर आखिरी में वाहिद जी से 2 मिनट में कमेंट चाहूंगा। ठीक है, रिजीम देखिए, आप कहे बहुत सबके फेवर में क्या हो सकता है, मुझे किसी से मतलब नहीं, भारत के फेवर में क्या है, मैं वो उस लाइन पे पूछ रहा हूं। एक इस्लामिक नाटो, एक मिनट, इस्लामिक नाटो की एक चर्चा है, और इस्लामिक नाटो की चर्चा कहां से है? सऊदी है, पाकिस्तान है। अगर ईरान में रिजिम चेंज हो गया तो क्या इस्लामिक नाटो का रास्ता साफ नहीं हो जाएगा? इस्लामिक नाटो की तरफ नहीं बढ़ जाएगा इस्लामिक? आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि भारत में चुनाव को लेकर जो बातें की जाती हैं वो फेक बातें होती हैं, भारत के वोटर्स के लिए होती हैं। इनका भारतीय कूटनीति से जियोपॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता। ये भारत के लोगों से वोट विचारों के जो है बैला फुसला के झुंझुना दे के वोट लेने वाली कहानी होती है। तो ये उस पे आप मत जाइए, यहाँ का मीडिया क्या कहता है। बेसिकली क्या आप लोगों के अलावा जो हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं उन्हें अगर छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई पत्रकार मौजूद नहीं है, कोई विश्लेषक मौजूद नहीं है। फजूल के लोगों को बुलाया जाता है। ये इस देश को भ्रमित करने के लिए रखे गए टूल है। मैं आप छोड़ दीजिए, मगर असल बात समझिए। मैं आपके उस शंका का निराकरण करता हूं कि असल कहानी क्या है। ये समझ लीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया हॉर्मुज के अलावा, ईरान के अलावा जुड़ ही नहीं सकती। सऊदी अरब जो है वो जोड़ने का मतलब है लाल सागर होना, वो अलग रास्ता एक पड़ जाता है जो हुतीज के अंडर में है। ये बहुत अति महत्वपूर्ण है रशिया के लिए। जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने की पहल रशिया ने की थी, उसमें हमने चाबहार शुरू की थी। एक लंबी कहानी है जो इसमें मोदी जी और भारतीय पार्टियों का कोई रोल नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिक्स की लोकेशन के हिसाब से बनाया गया था, जो हमारे आदमी की जरा सी चूक और गलती और बहकावे में आके, या एप्स्टीन जैसे केस किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई और दूसरे, एप्स्टीन नहीं कह रहा हूं, कोई और केस दूसरे किसी तरह के हो सकते हैं कि दबाव में आप आ रहे हैं इजराइल के। इजराइल जो है वो सऊदी को डिफेंड कर रहा है वहां पे। बेसिकली वो अपने आप को, उसे पता है कि उसे दुनिया डिफेंड करेगी। वो रोथशाइल्ड का बच्चा है, रोथशाइल्ड की पूरी दुनिया गुलाम है, सारे बैंकर्स उसी के हैं, सब उसी के गिरवी रखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है साहब कि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ वो रिजीम चेंज करके इस इलाके को, दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लागू हो चुकी है, वेनेजुएला में मादुरो को का उठाना, इसमें चाइना रशिया की सहमति शामिल है। मगर चूंकि रिजीम रहेगा, मिलके बांट के काम करेंगे, उसको एक तेल का सोर्स दे दिया गया है अमेरिका को। लैटिन अमेरिका के साथ, अपने इलाके के साथ अमेरिका अपने न्यू बॉर्डर के साथ चला गया है। यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए ईरान का लिबरल होना जरूरी है। बिना ईरान के यूरोप की आने वाले युग में कोई काम नहीं चलेगा। उनके लिए ईरान अति महत्वपूर्ण होगा बिजनेस पार्टनर के तौर पे। आपको बता दूं कि रशिया से तुर्की तक, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाकों में चाइना और रशिया का माल ये पूरा का पूरा बट चुका है। अभी अलग से प्रोग्राम कर दीजिएगा, बट पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा दुनिया में। अब रही बात ईरान की, ईरान को रशिया और चाइना किसी भी सूरत में वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अपनी पकड़ का 60% हिस्सा वो यूरोप को नहीं देंगे, और ये रशिया के पास रहेगा। और अगर रशिया के पास रहेगा तो जितना ईरान जो है रूस के लिए महत्वपूर्ण है, वैसा ही भारत भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2050 के बाद जब चाइना में रिजीम चेंज होंगे और ये एग्रेशन शुरू करेगा, और जब ये रशिया के लिए खतरा होने लगेगा, तो टू फ्रंट के लिए भारत अति महत्वपूर्ण पार्टनर है
रशिया का। तो रशिया ये चाहे मोदी जी चाहे, आरएसएस चाहे ना चाहे, ये कैपिटलिस्ट के गुलाम बन जाए, जाके उनके घुटने टेके, जो इनको करना करें, मगर रशिया से ये भारत को छुड़ा लेंगे, ये भूल मत रखिएगा। और ये खुद जो है ये कहे कि अपनी मर्जी से जा रहे, ये बेवकूफ बनाना बंद करिएगा, मुझे तुम्हारी कील पत्ती सब पता है, सारी कहानी। वो जा ही नहीं सकता, छोड़ दीजिएगा। ये याल्टा का एक डॉक्यूमेंटेशन है और इसको रशिया किसी कीमत पे जाने नहीं देगा। अगर यहाँ के कैपिटलिस्टों में अमेरिका, मोसाद, इजराइल की पैठ है, ब्रिटेन की पैठ है, तो यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट में रशिया की पैठ भी कम नहीं है। खुल के कह रहा हूं, जिससे जो होता हो कर लेना। सवाल अब आगे बताता हूं, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। तो सवाल ये है आशीष जी कि अगर ईरान रशिया का साथी रहेगा तो वो भारत का भी साथी रहेगा। और जिस रजा पहलवी की आप बात कर रहे हैं, वो रजा पहलवी पूरा अमेरिकन था। उसने वो तो रशिया का दुश्मन था। और जब khomeini साहब आए, आयतुल्लाह khomeini साहब, भारत के लखनऊ रीजन में जो है उसके आसपास क्या नाम है, मैं नाम बाराबंकी के रहने वाले थे। तो भारत के साथ वो पर्सनल सेंटिमेंट था, वो आज भी है, क्योंकि भारत में भी काफी बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी रहती है। वो एक पूरी कनेक्टिविटी भारत के साथ है। सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाएगा ईरान का, वो भारत के साथ ही रहेगा। वो अगर रजा पहलवी वहां आने वाले नहीं है, ये सिर्फ जो है, चूंकि आने वाली दुनिया करप्शन लेस होगी, भ्रष्टाचार लेस होगी और सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका होगा, एआई सब कुछ कंट्रोल कर रही होगी। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए सभी जगह से, भारत में भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, नोट कर लेना, इज्जत से ही कर लो तो अच्छा, नहीं तो होना तो ये है ही। तो कुल मिला के आपके बता दूं कि कट्टर धार्मिक सत्ताएं पूरी दुनिया से स्वैप कर दी जाएंगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे पर सिग्नेचर हो चुका है। आप अगर खिलौना बन के अगर देश का अहित कर रहे हैं, तो आपको इस देश की जनता पर रहम करना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि एजेंडा क्या है। ये सबको पता होता है आशीष जी। आपने एक बात नहीं देखा कि ईरान के अंदर इतनी सख्ती होते हुए कि एक किताब भी आप वहां की सिक्योरिटी एजेंसी के बगैर आप नहीं खरीद सकते, उसकी इतनी बड़ी तादाद में मोसाद के, सीआईए के, MI6 के एजेंट निकले, जो सोचिएगा। और भारत में कोई एजेंट ही नहीं पकड़ा जाता, ना सीआईए का पकड़ा जाता, ना केजीबी का पकड़ा जाता, ना मोसाद का। जो किसी को भी पकड़ते, ISI का पाकिस्तान का। अरे पाकिस्तान क्या कर लेगा भाई? पाकिस्तान के अलावा तुम्हारे कान पकड़ के जो तुमको उठक बैठक लगवाते हैं, वो किधर है? वो पकड़ के दिखाओ। अरे वाहिद भाई, कोई अपने आप को थोड़ी ना अरेस्ट करवाएगा, किसी बात कर रहे हैं। चलिए बहुत डिटेल में वाहिद भाई ने बताया, बहुत सारी चीज बिहाइंड बहुत सारी अभी उठा पटक, ये वर्ल्ड ऑर्डर और ईरान, अमेरिका, इजराइल, बहुत पेचीदा मामला है। दरअसल ये सब कुछ वाकई ये दो देशों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का। हालांकि ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त विश्व बनने वाला है, तो हम देखेंगे मोदी जी के रहते बन जाएगा। आशीष भाई थोड़ा एक सेकंड लेता हूँ, आशीष भाई एक सेकंड लेता हूँ। अगर आप समझेंगे तो किसी एपिसोड में भाव और आप हम जुड़ जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मंदिर गिराए जा रहे हैं, ये जो मकान भारत में गिराए जा रहे हैं, सामने मुसलमान रखे जा रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कौन सा मैपिंग एजेंडा है? जब आप सुनेंगे तो आपके पैर हिल जाएंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। लोग समझ रहे, लोगों को बहलाने के लिए, सत्ता के साथ जोड़ के वोट लेने के लिए हो कुछ रहा है, और आप कमांड किसी और को देने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट के साथ आपको बता सकता हूँ। चलिए अब लाइए डॉक्यूमेंट, आगे डॉक्यूमेंट के साथ इसी पर बात होगी। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।